नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की। इतिहास विषय के दौरान आज हम अध्ययन करने वाले नवपाषाण युग की देन। संभवतः आपने देखा उत्तर पाषाण काल से लेकर पूरा पाषाण काल से लेकर जो मध्य पाषाण काल तक होते हुए और नव पाषाण काल तक जो मानव निरंतर सभ्यता की ओर उन्नत रहता है और धीरे धीरे सभ्य बनता जाता है। और वर्तमान सभ्यता के जो अंग है जो उसके साक्ष्य आपको नव पाषाण काल में भी देखने मिलेंगे। और वर्तमान सभ्यता का आधार देखा जाए तो नव पाषाण कालीन युग की सभ्यता है और उसकी जो देन है वही जो वर्तमान सभ्यता का आधार रहती है। अब वर्तमान सभ्यता में बात करते हैं तो वर्तमान सभ्यता का जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाए और नव पाषाण काल के दौरान ऐसी क्या आविष्कार किए गए जो वर्तमान सभ्यता के आधार है। और आपने देखा कि अगर पूरा पाषाण काल के समय की बात की जाए तो पूरा पाषाण काल का जो मानव होता है वो बिल्कुल सभ्य नहीं होता है, आदिम तरीके से रहता है, वो खानाबदोश रहता है। और वह कहते हैं कि पशुओं से एक श्रेणी आगे होता है, जिस तरीके से पशु होते हैं उसी तरह पशु जीवन ही यापन करता है। तो नवपाषाण युग में आते आते हमको क्या चीज़ें जो नवपाषाण युग के मानव के द्वारा दी गई और मानव के द्वारा क्या क्या आविष्कार कर लिए जाते हैं, किस तरह की उन्नति और तरक्की उनके द्वारा कर ली जाती है। तो सबसे बड़ी देन की अपन ने बात की थी, नवपाषाण युग में जो क्रांतिकारी परिवर्तन माना जाता है वो क्रांतिकारी परिवर्तन माना जाता है कृषि की शुरुआत। पहले बात की जाए तो मनुष्य सिर्फ अपने खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करता था और बात की जाए शुरुआती तौर में वह आखेट करता और कंदमूल और फल फूल को खाता था और उनका संग्रहण करता रहता। मध्य पाषाण काल तक आते आते बात की जाए तो उसके द्वारा अग्नि की खोज कर ली जाती है, आग का आविष्कार कर लिया जाता है। और उसके अलावा बात की जाए तो पशुपालन उसके द्वारा शुरू कर लिया जाता है। लेकिन नवपाषाण काल के दौरान जो क्रांतिकारी परिवर्तन सबसे बड़ा माना जाता है वो होती है कृषि की शुरुआत। मानव के द्वारा जो अतिरिक्त उत्पादन किया जाने लग जाता है और इस अतिरिक्त उत्पादन सरप्लस से ही जो वर्ग समाज की भावनाएं, जो संपत्ति की भावनाएं मानव में धीरे धीरे आने लगती है। तो सबसे बड़ा आविष्कार देखा जाए तो खेती की शुरुआत कर दी जाती है। और खेती में जो हमने पीछे की क्लासों में भी पढ़ा है कि खेती में जो धान है, जिसे चावल को कहते हैं, धान की खेती की जाती है, गेहूँ, बाजरा, कपास, इनकी खेती अपने को देखने को मिलती है। रागी की खेती भी नवपाषाण काल में दक्षिण भारत में खाया जाने वाला एक खाद्य पदार्थ है, भोजन है, तो उनकी खेती भी इसके द्वारा मानव के द्वारा शुरू कर दी जाती है। और सबसे बड़ा जो योगदान नवपाषाण युग का वही है कि मानव को कृषि कार्यों में जो शुरुआत कर देना, कृषि कार्यों की शुरुआत जो मानव के द्वारा कर दी जाती है, सबसे बड़ी जो सफलता उसकी रहती है। और दूसरी बात करें नवपाषाण काल के दौरान तो चाक का आविष्कार, जो चाक के आविष्कार से ये मानव सभ्यता काफ़ी अग्रसर हो जाती है। और जो बर्तन पहले मानव के द्वारा मिट्टी के बर्तन हाथों से बनाए जाते थे वो अब जो चाक के द्वारा निर्मित होने लगते हैं और उनको मनचाहा आकार दिया जाने लगता है। तो ये सबसे बड़ी जो देन है, जो नवपाषाण कालीन युग के मानव की सबसे बड़ी देन चाक का आविष्कार रहता है और खेती की शुरुआत हो जाती है। अब बात करते हैं एक देन उसकी डोंगियों का आविष्कार। डोंगी किसे कहा जाता है? डोंगी उसे कहा जाता है जब मानव जो नदियों और झीलों के किनारे पर रहने लग जाता है, पर्वतों और कंदराओं को छोड़ देता है, समतल स्थानों में रहने लगता है, तो मानव के द्वारा कहा जाता है कि नवपाषाण युग के दौरान ही जो डोंगिया, जो नाव और जहाज का अनगठित रूप होता है, मतलब पानी में जो इस तरीके से तैरने वाली नाव का ही एक विकृत रूप ये माना जा सकता है। इन नावों का आविष्कार जो मानव के नवपाषाण युग के मानव के द्वारा कर लिया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के तहत जो कई तरह की जो नावों के अवशेष अपने को देखने को मिलते हैं, नावों जहाज़ों के। पशुपालन, अग्नि और धातुओं का प्रयोग। पहले तो मानव मध्य पाषाण काल तक पशुपालन सिर्फ मांस प्राप्त करने के लिए करता था। अब जो अन्य जो दूध दही और इनकी जो घी की प्राप्ति अब पशुपालन के द्वारा करने लग जाता है मानव। साथ में कच्चा मांस के अलावा इन चीज़ों की भी जो दूध दही घी की जो ये
उत्पादन इनके द्वारा किया जाने लगता है। और अग्नि का आविष्कार मध्य पाषाण काल के दौरान अग्नि की जो आविष्कार कर लिया जाता है, लेकिन नवपाषाण काल तक आते आते चूल्हे में अग्नि का प्रयोग सही काफ़ी उन्नत तरीके से यहाँ होने लगता है। और कई तरह की धातुओं का प्रयोग भी अपने को अगर हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल के दौरान ही जो ताम्र युग ताम्र पाषाण संस्कृति मानी जाती है, तो नवपाषाण काल के जो उत्तरोत्तर काल में जो अंतिम समय में मानव धातुओं से भी परिचित यहाँ हो जाता है। और नवपाषाण युग के मानव के द्वारा जो यातायात के लिए जब उसे इधर से उधर जो आवागमन के लिए रास्तों की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए यातायात हेतु सुगम मार्गों यानी जो आसान मार्गों की खोज उसके द्वारा शुरू कर दी जाती है। अब उसके द्वारा प्रकृति पूजा की बात करते हैं, तो प्रकृति पूजा में पेड़ पौधों वृक्षों की जिस तरीके आज भी अपने बात की जाए तो वर्तमान सभ्यता को वही देन है जो नवपाषाण कालीन युग की मानव की देन रहती है कि जो पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, नीम के वृक्ष की पूजा करते हैं, जो खेजड़ी की पूजा करते हैं, और नदियों पर्वतों की पूजा, तो प्रकृति पूजा मानव के द्वारा यहाँ शुरू की जाती है। और धार्मिक भावना का आविर्भाव यानी शुरुआत अपने को देखने को मिलती है। ये शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? नवपाषाण कालीन मानव के द्वारा की जाती है। वनस्पति विज्ञान का आविर्भाव, वनस्पति विज्ञान की शुरुआत भी नवपाषाण कालीन मानव के द्वारा कर दी जाती है। उसके द्वारा इन पेड़ पौधों की पहचान की जाती है कि कौन से पेड़ पौधों के फल खाने योग्य, कौन से पेड़ पौधों के फल खाने योग्य नहीं है, और कई जड़ी बूटियों की खोज उसके द्वारा कर ली जाती है। इस तरीके से वनस्पति विज्ञान का अगर आधार देखी जाए, उसका शुरुआत माना जाए, तो शुरुआत अपने को कहाँ देखने को मिलेगा? ये नवपाषाण का युग के मानव की देन ही मानी जाती है। अब ऋतु परिवर्तनों का ज्ञान भी मानव के द्वारा देख लिया जाता है। ऋतु परिवर्तनों का ज्ञान मानव सीख जाता है कि कुछ समय पश्चात जो ग्रीष्म ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, शीत ऋतु आती है, इन ऋतुओं का आभास और ज्ञान मानव द्वारा कर लिया जाता है। और इन ऋतुओं से बचने के लिए भी बचाव के उपाय भी उसके द्वारा कर लिए जाते। तो ये ऋतुओं के परिवर्तन का ज्ञान नवपाषाण युगीन मानव को हो जाता है। अब बात करते हैं नामकरण। तो कई चीज़ों के, पशु पक्षियों के देख लो आप, वृक्षों के नामकरण नवपाषाण कालीन युग के मानव के द्वारा किए गए थे। नवपाषाण युग के उसी समय से ऐसे नाम प्रयुक्त होते हैं, और वर्तमान समय में भी हम ऐसे नामों का प्रयोग करते हैं, जैसे केला है, पान है, बैंगन है, हाथी है, काशीफल है, चूना, चिड़िया, मोर, टट्टू, इन नामों का जो नामकरण का श्रेय जाता है नवपाषाण कालीन युग के मानव को ही इन नामों के नामकरण का श्रेय जाता है। लोक परलोक की भावना यहाँ यानी धार्मिक भावना का आविर्भाव हो जाता है। धार्मिक और लोक परलोक की ये इनका मानना होता है कि मनुष्य जो जन्म मरण के जो संबंध है, इसमें जो ये काफ़ी जो गहराई से सोचने लग जाता है। और आपने देखा भी होगा जिस तरीके से उसके द्वारा शवादान अंतिम संस्कार किए जाते, जो हमने पढ़ा था अंतिम संस्कारों के दौरान मृत व्यक्ति को गड्ढे में गाड़ कर उसके आसपास कुछ उपयोगी वस्तुओं को रख दिया जाता, दैनिक उपयोगी। तो इससे मानव द्वारा लोक परलोक की जो कल्पना यहाँ की जाने लग जाती है, और जन्म मरण की कल्पना यहाँ मानव के द्वारा शुरू कर दी जाती है। और इसी वजह से उसके द्वारा जो जननेंद्रियों की पूजा यहाँ शुरू कर दी जाती है, क्योंकि उसको सबसे बड़ा रहस्य जो ये प्रजनन सबसे बड़ा रहस्य यहाँ दिखाई देता है। और उसके अलावा बात की जाए, जैसे खेती की शुरुआत उसके द्वारा कर दी जाती है, खेती की शुरुआत, कपास की खेती भी उसके द्वारा की जाती है। यह भी सबसे बड़ा क्रांतिकारी जो परिवर्तन माना जाता है। कपास की खेती, तो कपास किस तरीके से छंटाई होती है, उसकी सूती व ऊनी जो वस्त्र काटने की कला भी उसके द्वारा उस वक्त माना जाता है कि सीख ली जाती है। ये देन उस काल की ही मानी जाती है। हालांकि ये उन्नत किस्म में नहीं होती, लेकिन इसके शुरुआती दौर जो आधार उसी को माना जाता है, नवपाषाण युग की देन मानी जाती है। सहयोग और सहकारिता की भावना, आपसी सहयोग और सहकारिता की भावना कैसे आती है? जैसे मानव द्वारा आपस में मिलकर खेती की जाती है, कृषि की जाती है, पशुपालन किया जाता है, और समूह बनाकर वह रहने लग जाता है, जिससे आपसी सहयोग और सहकारिता की भावना का उदय यहाँ पे हो जाता है। और यही सहकारिता और सहयोग की भावना जो समुदाय को जन्म देती है, समाज को जन्म देती है, कई वर्ग पैदा हो जाते हैं, ग्राम समूह का जो उदय इसी की वजह से होता है।
अब क्रम आधारित समुदायों का निर्माण होने लग जाता है। जो आदमी जैसा काम करता है उसके आधार पर जो समुदाय का निर्माण होने लग जाता है। बात करते हैं तो कुंभकार जो बर्तन बनाने का काम करते हैं वो कुंभकार समुदाय के रूप में सामने आते हैं, और जो कृषि का कार्य करते हैं कृषिकार समुदाय के रूप में सामने आते हैं। पाषाणकार जो मूर्तियां बनाने, पत्थर के औजार वगैरह बनाते हैं, वो पाषाणकार के रूप में पहचाने जाते हैं। और अस्थिकार जो अस्थियों के द्वारा कई तरह के जो औजार वगैरह बनाते हैं वो अस्थिकार कहलाते हैं। जुला जो सूत काटने का काम करते हैं, कपड़े बनाने का, उन्हें जुला कहा जाता है। और रंगरेज जो कपड़ों को रंगने का कार्य करते हैं या प्राकृतिक रंगों के द्वारा कपड़े रंगने का कार्य शुरू कर दिया जाता है। और इसी तरीके से संपत्ति की भावना का उदय हो जाता है। जब बात करते हैं, जब सरप्लस अतिरिक्त उत्पादन रहने लगता है, मानव के द्वारा यहाँ खेती शुरू कर दी जाती है, कृषि कार्य शुरू कर दिया जाता है, तो उसके खाद्य आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। और उसके अलावा कुछ जो अतिरिक्त उत्पादन बचने लगता है, तो उस अतिरिक्त उत्पादन को वो अपनी आगे की पीढ़ियों, अपनी संतानों के लिए बचा कर रखना चाहता है। और इस तरीके से संपत्ति इकट्ठा करने का जो संपत्ति की भावना यहाँ आ जाती है मानव में। और इसी संपत्ति की भावना से अमीर और गरीब दो वर्ग बन जाते हैं, यानी अमीरों का समूह और गरीबों का वर्ग ऐसे बन जाते हैं जो मानव के द्वारा संपत्ति एकत्रित की जाने लगती है। इसी तरह पूरी अगर नवपाषाण युग की देन को संपूर्ण अगर समझने का प्रयास किया जाए तो प्रोफेसर विमल चंद्र पांडे, इनकी कोटेशन एक बहुत अच्छी कोटेशन दी गई है। इनका स्टेटमेंट है, सॉरी कोटेशन नहीं, स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया है, जिससे नवपाषाण युग की वर्तमान मानव को, वर्तमान सभ्यता को क्या देन है, इनके द्वारा ये समझाने का प्रयास किया गया। अब इनके स्टेटमेंट को आप समझने का प्रयास करना। प्रोफेसर विमल चंद्र पांडे कहते हैं आर्थिक असमता ने युद्ध, यानी आर्थिक असमता का मतलब असमानता, यहाँ असमानता इसका अर्थ असमता का। तो जब आर्थिक असमानता होती है, जिस तरीके से कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि आर्थिक विभाजन सही ढंग से नहीं हो तो वर्गों में संघर्ष होता है, तो आर्थिक असमानता ने युद्धों को जन्म दिया। और युद्धों ने संरक्षण योजना, यानी संरक्षण योजना बचाव की योजनाएं और बचाव की योजनाओं को जन्म दिया। और शस्त्रागार का निर्माण, यानी जो उसके लिए अस्त्र शस्त्र है, जो औजार वगैरह, उनको निर्माण को प्रोत्साहन दिया। और दुर्गीकरण की भावना लोगों में आती है, और दुर्गीकरण व सामूहिक संगठन एक साथ व संगठित होकर किसी तरह युद्धों का सामना करने के लिए। तो आर्थिक असमान से युद्धों की परिस्थितियां पैदा होती है। और युद्धों की परिस्थितियों से क्या, संरक्षण योजनाएं, शस्त्रागार का निर्माण, अस्त्र शस्त्र बनाना, दुर्गीकरण करना और सामूहिक संगठन को जन्म किसके द्वारा, जो इन युद्धों की वजह से इनका जन्म होता है। अब क्या होता है, इनका जन्म होने के पश्चात जो संरक्षण योजना है, कार्य विभाजन है, वह आर्थिक कारणों ने समाज को वर्गों एवं परिवारों में विभक्त कर दिया। जो संरक्षण योजना, इस वजह से लोग अलग अलग हो जाते हैं, और कार्य विभाजन, जिनके अलग कार्य होते हैं, उनका भी जो समाज में वर्गीकरण हो जाता है, चाहे कुंभकार ले लो, चाहे कृषिकार ले लो। और आर्थिक कारण जो गरीब और अमीरों की खाई है, इस वजह से वर्गों एवं परिवारों में विभक्त हो जाते हैं। जो अमीर वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग, ये जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं अपने को कहाँ देखने को मिलती है, नवपाषाण कालीन युग के दौरान देखने को मिलती है। इसका मूल उद्देश्य ये है, ये प्रोफेसर विमल चंद्र पांडे का कहना है कि इस तरीके से जो वर्गों और परिवारों में विभक्त होने का जो कारण है, ये रहा होगा युद्ध और जो युद्धों से होने वाले संरक्षण योजनाएं, शस्त्रागार, दुर्गीकरण और सामूहिक संगठन बन जाते हैं। और इनकी वजह से जो कार्य विभाजन अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग क्रम किया जाता है, और संरक्षण योजनाएं हैं, और आर्थिक कारणों की वजह से समाज का निर्माण होता है, और समाज को वर्गों एवं परिवारों में इसके द्वारा विभक्त कर दिया जाता है। अब क्या होता है, जिस तरीके से वर्ग और जो परिवार का निर्माण हो जाता है, तो वर्ग संचालन हेतु किसकी आवश्यकता होती है, कोई न कोई मुखिया, लीडर होना चाहिए, नेता। तो ये वर्ग, जिस तरीके से वर्ग बन जाते हैं, तो यहाँ फिर नेता का भी उदय हो जाता है। और जब परिवारों का निर्माण होता है, तो परिवार संचालन हेतु पिता की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से ये पिता और जो नेता का आविर्भाव यहाँ हो जाता है। और ये जो वर्तमान जो समाज को ये देन मानी जाती है, नवपाषाण युगीन मानव की ही देन मानी जाती है। तो
तो विद्यार्थियों बात की जाए तो आज हमने नवपाषाण काल को पूरा पढ़ लिया है। इस तरीके से हमारी जो स्टोन एज है वो समाप्त होती है। स्टोन एज में हमने पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज जो नव मध्य पाषाण काल, मिसोलिथिक एज जो नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज, इन तीनों को पढ़ लिया क्योंकि हमने पाषाण काल का विभाजन जो 3 कालों में किया था। तो इसके तहत हमने नवपाषाण काल को आज पूरा पढ़ लिया। नवपाषाण काल के पश्चात हम जो ताम्रयुगीन सभ्यताएं, लोहे युगीन सभ्यताएं, जिन्हें नवपाषाण काल के साथ ही माना जाता है, लेकिन वह नवपाषाण काल से थोड़ी भिन्न रहती है क्योंकि वहाँ तांबे नाम की धातु का आविष्कार कर लिया जाता है और वह नवपाषाण युग के साथ साथ चलती है क्योंकि वहाँ पे जो तांबे के उपकरणों के साथ साथ पाषाण उपकरणों का ही प्रयोग किया जाता है, जिस वजह से उसे ताम्र नवपाषाण सभ्यता कहा जाता है। और नवपाषाण युग की देन की बात आज हमने की। नवपाषाण युग ने जो वर्तमान मानव को क्या कुछ दिया है और जो वर्तमान सभ्यता के पीछे जो क्या क्या आधार हमें जो नवपाषाण युग में देखने को मिलते हैं, तो सबसे बड़े अगर बात की जाए तो सबसे मोस्ट जो नवपाषाण युग की देन रहती है वो चाक का आविष्कार हो जाता है। चाक का आविष्कार सबसे बड़ी देन रहती है। और उसके अलावा बात की जाए जब खेती की शुरुआत की जाती है, ये भी सबसे बड़ी देन और क्रांतिकारी आविष्कार माना जाता है। प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है आपके। तो डोंगियों का आविष्कार, जो नाव और जहाज़ों का आविष्कार जो शुरुआती तौर इसकी देखी जाती है वो नवपाषाण युग में देखी जाती है। ये भी आपके लिए मोस्ट रहने वाला है। और बात की जाए तो ये पशुपालन, हालांकि जो पहले ही शुरुआत हो जाती है, अग्नि और धातुओं का प्रयोग विस्तृत रूप से यहाँ किया जाने लग जाता है। यातायात के मार्गों, सुगम मार्गों की खोज उनके द्वारा की जाती है। प्रकृति पूजा की शुरुआत की जाती है। वनस्पति विज्ञान का आविष्कार अपने को यहीं देखने को लगता है। जड़ी बूटियों, पेड़ पौधों की जो श्रेणियों का विभाजन इनके द्वारा किया जाता है। ऋतु परिवर्तन का ज्ञान इनके द्वारा कर लिया जाता है और कई पेड़ पौधों और पशुओं के नामकरण जो इनके द्वारा कर दिए जाते हैं। लोक परलोक की भावना का उदय यहाँ देखने को मिलता है, जो अंतिम संस्कार समाधान प्रक्रिया में अपने को देखने को मिलते हैं। कपास की धुनाई, सूत ऊन काटने की कला इनके द्वारा विकसित कर ली जाती है। सहयोग व सहकारिता की भावना यानी समुदाय का उदय यहाँ देखने को मिलता है। वही समुदाय जो ग्राम नेता और जो पिता का इन्हीं से जो आविष्कार होता है। और बात की जाए क्रम आधारित समुदाय, तो क्रम आधारित समुदायों का वर्गीकरण हो जाता है। क्रम के आधार पर संपत्ति की भावना का जो उदय हो जाता है। अतिरिक्त सरप्लस रहने से अतिरिक्त उत्पादन, अमीर गरीब वर्गों का उदय हो जाता है। और ये विमल चंद्र पांडे है जो इनका स्टेटमेंट रहता है, जो हमें नवपाषाण युग की देन को समझने काफ़ी सहायक होता है। तो इस तरीके से नवपाषाण युग में देखा जाता है वर्तमान सभ्यता के तार उससे जुड़े हुए हैं और उसके कई आधार अपने को वहाँ देखने को मिलते हैं। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो और आप अपने सुझाव भी हम तक पहुँचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस अब इतना ही पढ़ेंगे हम, और आने वाली क्लास में हम ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति के बारे में जानेंगे। उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।